के कारण से हमारा जो वीडियो बीच में रह गया था वो आज हम वापस वहीं से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जो 9 नंबर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है वह लैंगिक ग्रंथियाँ है। कौन सी है? लैंगिक ग्रंथियाँ है। नर के अंदर एक जोड़ी वर्षण होते हैं और मादा के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। जो वर्षण होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? टेस्टिस। और जो वर्षण होते अंडाशय इनको क्या कहते हैं? ओवरी। तो नर जनन अंग कौन से होते हैं? नर जनन अंगों में लैंगिक ग्रंथ, नर के अंदर जो लैंगिक ग्रंथियाँ पाई जाती है वह होती है वर्षण। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी, कितने जोड़ी? एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो वर्षण है ये मनुष्य के जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा के नीचे का जो भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्षण कोश। क्या बोलते हैं? वर्षण कोश। तो नर के अंदर एक जोड़ी जो वर्षण है वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ये देखिए ये वर्षण, एक जोड़ी वर्षण, ये वर्षण कोश, वर्षण कोश, ये वर्षण। अब देखिए वर्षण है ये शरीर से बाहर अर्थात उदर गुहा से बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि जो शरीर का तापमान है, मनुष्य शरीर का जो सामान्य तापमान है वह है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य के शरीर का तापमान है वह लगभग 37 डिग्री होता है और जो वर्षण कोश का तापमान है यह लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण से ये शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूलित होता है। तो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में यह भी पूछा गया है, बताइए शुक्राणु निर्माण के लिए जो अनुकूलन होता है उसके लिए जो वर्षण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं, जिसके कारण शुक्राणु निर्माण है वो आसानी से हो जाता है। अब देखिए हम देखते हैं जो वर्षण है उसके अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वैसे तो क्या होती है इसके अंदर? देखिए एक तो होती है शुक्रजनक कोशिकाएं। ये जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती है ये मुख्यतः किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किसका? शुक्राणुओं का। अब देखिए शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। अब देखिए वर्षण के अंदर की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर एक पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, तो ध्यान रखना कौन सी कोशिकाएं? अंतराली कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में लीडिंग सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? लीडिंग सेल। ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये क्या कार्य करती है? यह मुख्यतः नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, बनाती है। ये जो नर हार्मोन है यह एक तो शुक्राणुओं के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके साथ साथ ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वह उत्पन्न करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं ये देखते हैं। तो देखिए ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जब वह संधि काल आता है, प्यूबर्टी बोलते हैं, यह नर के अंदर लगभग 13 से 14 साल की उम्र में होती है, जिसमें क्या होता है कि नर के अंदर इस नर हार्मोन के कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। नर के अंदर देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के रूप में एक तो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का मोटा होना, लैंगिक अंगों का विकास होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आते हैं। और ये किसके कारण से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। तो नर के अंदर, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी
दाई हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अब यह क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। कब करता है? वह संधि काल। वह संधि काल जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में ये क्या करता है? वह संधि काल में यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। यह नर के अंदर लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु के मध्य ये आती है। यही जो मादा होती है इसमें लगभग 11 से 13 वर्ष के बीच में यह आती है। तो यह नर के अंदर क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करेगा, जैसे दाढ़ी, मूंछ का आना, आवाज का मोटा होना, शुक्राणु निर्माण, लैंगिक अंगों का विकास, बगल में बालों का आना, ये सारी चीजें क्या होती है? नर के अंदर उत्पन्न होती है। किस हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्षण की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? अंतराली कोशिकाओं या लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कब उत्पन्न होते हैं? वह संधि काल या प्यूबर्टी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नर के अंदर वह संधि काल कितना होता है? 13 से 14 वर्ष या 12 से 14 वर्ष के मध्य आ जाता है। मादाओं के अंदर यह पहले ही आ जाता है, लगभग 11 से 13 वर्ष के मध्य आता है, ठीक है। तो ये नर हार्मोन के कारण जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं वह है दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का मोटा होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, लैंगिक अंगों का विकास होना और बगल में बालों का आना। तो ये सब प्रभाव किसके कारण से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्षण के अंदर जो तीसरी कोशिकाएं पाई जाती है उनको अपन सर्टोली कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं। इनका एक अन्य नाम है, इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम है, इन्हें धात्री कोशिका भी कहा जाता है। कौन सी कोशिका? धात्री कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? धात्री कोशिकाएं। अब ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं या जो नर्स सेल है यह क्या कार्य करती है? जैसे हमने देखा था कि जो शुक्रजनक कोशिकाएं हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है, तो इन शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य है। पोषण देने का कार्य, कोमा इन्हें आलंबन या सहारा देने का कार्य कौन करती है? सहारा देने का कार्य भी कौन करती है? सर्टोली कोशिका करती है। इसलिए इनको धात्री कोशिका भी कहा जाता है। तो देखिए शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी करती है? शुक्रजनक कोशिकाएं। इनका निर्माण को प्रेरित कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है? सर्टोली कोशिकाएं, या इनको क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी कहा जाता है या धात्री कोशिका भी कहा जाता है। एक प्रश्न जो वर्षण पे बनता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्षण कहाँ स्थित होते हैं? वर्षण कोश में। कहाँ स्थित होते हैं? वर्षण कोश में। वर्षण कोश का जो तापमान है, वर्षण कोश का जो तापमान है वह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि भाई वर्षण कोश का तापमान है वो शरीर के तापमान से बराबर होता है, अधिक होता है या कम होता है? तो कम होता है। कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये क्यों होता है? ये शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी होता है। तो ये मनुष्य के अंदर
जो नर जनन अंग है वह वर्षण है, हमने पढ़ा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको एक बार 2 बार देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट करें, उसको हम क्या करेंगे, उसमें वीडियो में सुधार करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मादा के अंदर देखते हैं, तो हमने देखा था कि नर के अंदर तो जो जनन अंग है वो मुख्यतः कौन सा है, वर्षण, और मादा के अंदर कौन सा है, अंडाशय। कौन सा है, अंडाशय। तो हम देखते हैं मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो अंडाशय है ये उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। ठीक है, यह उदर गुहा में कमर क्षेत्र में जो किडनी है उसके पास में पाए जाते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। अब देखिए जो अंडाशय हैं उसका आपको अपन डायग्राम बना करके देखते हैं कि यह जो मादा जनन अंग है तो देखिए मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी या फैलोपियन डक्ट बोलते हैं, यह है गर्भाशय, यह है योनि। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा भाग में पाए जाते हैं। अब देखिए अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंड जनन कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, अंड जनन कोशिकाएं होती है, अंड जनन कोशिकाएं। इन अंड जनन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और जो अंडाणु हैं यह मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, मादा युग्मक। अब देखिए जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय द्वारा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो मादा हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। कितने प्रकार के, अंडाशय द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हार्मोन है यह एक तो कौन सा है, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसा हमने देखा था कि नर के अंदर जो अंडाशय के अंदर जो सर्टोली कोशिकाएं थी, जो लेडिंग सेल्स थी, लेडिंग सेल्स के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हुआ था, उस टेस्टोस्टेरोन ने मनुष्य के नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न किए थे। उसी प्रकार जो मादा है, मादा में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो मादाओं के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है। अब ये एस्ट्रोजन करता क्या है, यह देखिए मादाओं में क्या करता है, मादाओं में वह संधि काल
यानी जिसको प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में क्या करता है? यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे महिलाओं के अंदर आवाज का पतला होना या बारीक होना, नर के अंदर आवाज का मोटा होना, महिलाओं के अंदर आवाज का पतला होना या बारीक होना। दूसरा स्तन ग्रंथियों का विकास होना। तीसरा होता है वह क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होना। ठीक है, फिर उसके बाद में लैंगिक अंगों का परिपक्व होना। तो ये सारे लक्षण हैं, अर्थात मासिक धर्म का प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आता है। तो देखिए मादाओं के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, पहले क्या हो गया? आवाज का बारीक या पतला होना। दूसरा स्तन ग्रंथियों का विकास होना। स्तन ग्रंथियों का विकास। तीसरा मासिक धर्म का प्रारंभ होना। मासिक धर्म का प्रारंभ होना। और अंडाणुओं का निर्माण। अंडाणुओं का निर्माण। ये सारे के सारे महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो किसके कारण से होते हैं? एस्ट्रोजन के कारण से होते हैं। यह एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। मादाओं के अंदर कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों ओर एक एक अंडाशय पाए जाते हैं। देखिए दूसरा जो हार्मोन, मादा हार्मोन है, वह कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। तो हम देखते हैं कि जो ये अंड जनन कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है? धीरे धीरे एक संरचना बनाती है जिसका नाम है ग्राफियन पुट्टिका। क्या नाम है? ग्राफियन फोलिकल या पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फोलिकल। ये जो ग्राफियन फोलिकल है, यह क्या करती है? अंडाणु अंड का विमोचन करती है। इससे एक अंडा निकलता है, अंडा। ठीक है, यह अंडा गति करता हुआ कहाँ आ जाता है? अंडवाहिनी के पास में आ जाता है। अब देखिए जो ग्राफियन पुट्टिका है, जब इससे क्या निकल जाता है? अंडा या अंडाणु या ओव्यूम निकल जाता है, तो इसके बाद में एक हल्के पीले रंग की संरचना बचती है। क्या बचती है? हल्के पीले रंग की संरचना बचती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो ध्यान रखना, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह क्या कार्य करता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह क्या करता है? जब निषेचन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है? निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इनका मिलना, फ्यूजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो जब निषेचन होता है, मानव के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। जब हम देखते हैं कि जो ये अंडाणु है, यह अंडवाहिनी में यहाँ आ जाता है गति करता हुआ, और जब मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया के द्वारा नर के द्वारा जो शुक्राणु छोड़े जाते हैं, वो मादा की योनि में छोड़े जाते हैं। ये योनि से गति करते हुए, योनि में से गति करते हुए कहाँ आ जाते हैं? अंडवाहिनी में आ जाते हैं। और अंडवाहिनी में आकर के ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? निषेचन की क्रिया को संपादित करते हैं। जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप दोनों युग्मक मिलते हैं, और दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, या जिसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं?
जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज जब गर्भाशय में आकर के जब रोपित होता है, इम्प्लांटेशन होता है इसका, तो इसको यहाँ पर गर्भाशय में जो जोड़े रखने का जो कार्य है, यह कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह क्या करता है? युग्मनज को यानी भ्रूण को या युग्मनज को गर्भाशय में जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने या आरोपण, इम्प्लांटेशन का कार्य करता है। इसलिए ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन से हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं। अगर मान लीजिए मानव की मादाओं में निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो जब निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है तो युग्मनज नहीं बन रहा, जब युग्मनज नहीं बन रहा तो आरोपण नहीं हो रहा, तो उस समय क्या होता है? ये जो कार्पस ल्यूटियम है, यह एक सफ़ेद रंग की संरचना में बदल जाती है, जिसे कार्पस एल्ब्यूकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस एल्ब्यूकेंस कहते हैं। इसमें बदल जाती है और नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर यह मादा ने गर्भ धारण कर रखा है, तब तक ये क्या होगा? ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती रहेगी, और उस समय ये गर्भ है, ये गर्भाशय से चिपका रहेगा और माता से पोषण प्राप्त करता रहेगा। तो ये अंडाशय है। तो मानव के अंदर, मानव की मादाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है। इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है? यह मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? आवाज़ का बारीक या पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, मासिक धर्म का प्रारंभ होना और अंडाणुओं का निर्माण होना। ठीक है। ये सारे के सारे जो कार्य है, ये एस्ट्रोजन करवाता है। और जो दूसरा हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। जब ग्राफियन पुट्टिका से जब अंडाणु निकल जाता है तो पीछे जो पीले रंग की संरचना बचती है, ग्राफियन पुट्टिका से जब अंडाणु निकल जाता है तो पीछे जो पीले रंग की संरचना बचती है, उसे क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन, जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। यह जब मानव की मादाओं में निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले जो युग्मनज है, उसको आरोपण का कार्य करवाने का कार्य करवाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है, उसमें हमने 9 ग्रंथियों को देखा था। तो मानव के शरीर के अंदर कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है। इन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है वह क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। सर्वाधिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक पीयूष ग्रंथि, एक पीनियल ग्रंथि और एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? पीयूष ग्रंथि जानी जाती है। हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी जानी जाती है? हाइपोथैलेमस जानी जाती है। तीसरा नेत्र मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी, और तीसरा नेत्र या जैविक घड़ी या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से या मस्तिष्क की रेत के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? पीनियल ग्रंथि जानी जाती है। शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है? तो वह भी पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वह क्या कहलाता है? मेलेटोनिन कहलाता है। इसके बाद में हमने गले में देखी थी, मनुष्य के गले में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को अपन कह सकते हैं एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन।
इस ग्रंथि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जीवन की रफ्तार, टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन की रफ्तार, एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा एक अन्य हार्मोन कैल्सिटोनिन भी स्रावित होता है। एक जो हमने पैराथायराइड ग्रंथि देखी थी, पैराथायराइड ग्रंथि शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जिसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो बाल्य अवस्था तक बढ़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे इसका आकार कम होने लगता है, यह थाइमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। शरीर की प्रतिरक्षा ग्रंथि कौन सी कहलाती है? थाइमस ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद में हमने देखा था छोटी आंत और अमाशय के बीच में अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका एक अन्य नाम है स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा कोशिका है उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसकी कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद में हमने देखा था एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, जो हमारी किडनी है उसके ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि होती है, इसको शरीर जीवन रक्षक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह ग्रंथि संकटकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। इसे करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं। इसे 4S और 4S तथा 3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों से बचाती है। इसके पश्चात हमने जो लास्ट ग्रंथि देखी थी, जो लैंगिक ग्रंथियां है, नर के अंदर वर्षण तथा मादा के अंदर अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।